क्या आप अक्सर अट्रैक्टिव लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़कों के साथ सेटल करता हुआ देखते हो? इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने रियल लाइफ में या फिर ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जहां पर लड़की लड़के से ज्यादा सुंदर होती है। इवन 2017 में हुई एक स्टडी में जब 113 न्यूलीवेड कपल्स को लिया गया, तब उनकी अट्रैक्टिवनेस और उनकी मैरिटल सेटिस्फैक्शन यानी वो अपनी शादी से कितना खुश थे, इन चीजों को मेजर करा गया। और तब पता लगा कि जिस भी शादी में पत्नी पति से ज्यादा सुंदर होती है, वो शादी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जबकि जिस भी शादी में लड़का लड़की से ज्यादा सुंदर होता है, वहां पर लड़की अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर और अपनी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हाउएवर, एक लार्ज स्केल सर्वे में जहां 9000 फीमेल्स को लिया गया, उनको लड़कों के अलग अलग तरह के चेहरे दिखाए गए। कई चेहरे बहुत ज्यादा हैंडसम और मैस्कुलिन थे, जबकि दूसरे चेहरे बहुत ज्यादा वीक और जस्ट एवरेज थे। उन लड़कियों से यह पूछा गया कि आप किस तरह के मेल को अपना पार्टनर बनाना चाहोगे, और तब ज्यादातर फीमेल्स ने यही आंसर करा कि जो बंदा हैंडसम है और बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है, मैं उसे ही अपना पार्टनर बनाना चाहूंगी। What's the first thing a girl notices in a guy? Looks. Looks? Yes. Okay. Height. And smile. Height. So, Their face. यानी लड़कियां ये बोलती तो हैं कि उन्हें एक हैंडसम 6 फुट लंबा और बड़ी बड़ी मसल्स वाला आदमी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में उनकी ये चॉइस बदल क्यों जाती है? स्पिरिचुअल गुरु ओशो बोलते थे कि औरत कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम सॉल्व करने के लिए निकले हो, क्योंकि जब भी हम एक बहुत सुंदर लड़की को एक एवरेज से लड़के के साथ देखते हैं, हम बोलते हैं कि इसकी बुद्धि को हुआ क्या है, ये इस लड़के के साथ क्यों है, इस लड़के में ऐसा क्या है। लेकिन अगर हम बस लड़कियों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसे 3 साइंटिफिक रीजंस मिलते हैं जिनकी वजह से कई बार वो लड़कों की लुक्स को प्रेफर करती हैं और कई बार उनकी बाकी खूबियों को। समझते हैं आज के इस एपिसोड में इन्हीं 3 रीजंस को। नंबर 1, डिफरेंट मेट सिलेक्शन मेथड। हम इंसानों के अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज लाखों सालों तक हिट एंड ट्रायल मेथड से डेवलप हुई हैं। यानी हमारा बिहेवियर ऐसा है बिकॉज ये बिहेवियर पास्ट में हमें जिंदा रखने में काम आया था। जैसे अगर आपके बचपन में आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और वो आपको प्रॉपर टाइम और अटेंशन नहीं दे पाते थे, तो आपने पक्का इस सिचुएशन पर अडेप्ट किया होगा अपने बिहेवियर को चेंज करके। या तो आपने खुद को बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट और समय से पहले मैच्योर बना लिया होगा ताकि आपको किसी के भी इमोशनल सपोर्ट या फिर टाइम की जरूरत ही ना पड़े, या फिर आपने खुद को न्यूरोटिक बना लिया होगा ताकि दूसरे लोग आपके आंसू देख के उनको पोंछने आपके पास आए, या फिर थर्डली आपने क्या किया होगा, आप बहुत ज्यादा जिद्दी बन गए होगे। जो भी टेक्निक आपके बचपन में प्यार और अटेंशन पाने के लिए काम आई होगी, वही सेम टेक्निक आप आज तक फॉलो कर रहे हो। और हमारी ये अडेप्ट करने की आदत लाखों साल पुरानी है। और क्योंकि हमेशा से ही लड़कों और लड़कियों को दुनिया में बहुत डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने को मिले हैं, तो दोनों जेंडर्स बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं और दोनों बहुत डिफरेंट काम करने के लिए बने हैं। कुदरत चाहती है कि लाइफ ज्यादा से ज्यादा फैले और फले फूले, जिस वजह से कुदरत मेल्स को यूज करती है जीन्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जीन्स को फैलाने के लिए, जबकि कुदरत फीमेल्स को यूज करती है जीन्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और ये पक्का करने के लिए कि वो किसी ऐरे गहरे मेल का जीन आगे पास ऑन नहीं कर रही। और इसी वजह से मेल्स हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल्स जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज तक आती हैं, तब तक उनके पास सिर्फ 300 से 400 एग्स ही बचे रह जाते हैं। सोचो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। लड़के केयरलेस होना और एक गलत मेटिंग पार्टनर को चूज करना अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज इतने सारे जब वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हर स्पर्म की उतनी वैल्यू ही नहीं है, जबकि फीमेल्स जस्ट बिकॉज इतने लिमिटेड एग्स के साथ आती हैं तो उनकी रिप्रोडक्शन और एक गलत पार्टनर को चूज करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं डिफरेंशियल पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। यानी दोनों जेंडर्स में से जो भी जेंडर एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करेगा वही ज्यादा सिलेक्टिव होगा, और जो जेंडर कम इन्वेस्ट करेगा यानी मेल्स, उनके बीच में इस इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा। इसका मतलब अगर हम सारी सोशल कंडीशनिंग हटा दें तो फीमेल्स ऑलरेडी अपने आप में मेल्स से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं बिकॉज दे आर द गेट कीपर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल्स हर दिन अनगिनत स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं बट वो उनसे अनगिनत बच्चे नहीं पैदा कर सकते बिकॉज हर फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 12 से 15 बच्चे ही पैदा कर सकती हैं। तभी एक जाति का विस्तार करने के लिए फीमेल्स मेल से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। और यही वजह है कि क्यों जंग के समय पर हमेशा औरतों को प्रोटेक्ट करा जाता था और जंग पर हमेशा आदमियों को भेजा जाता था, क्योंकि अगर आदमी मर भी जाते हैं तो बचे कुछ आदमी फीमेल्स के साथ मिलकर पॉपुलेशन को रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर औरतों को कुछ हो जाए और औरतों की पॉपुलेशन गिर जाए तो वापस से पॉपुलेशन को रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। फीमेल्स की यही वैल्यू उन्हें लड़कों को 3 मैट्रिक्स पर जज करने की पावर देती है।
फर्स्ट इज इम्यूनो कॉम्पिटेंस, यानी उस लड़के की फिजिकल हेल्थ और उसके जीन्स की क्वालिटी कैसी है, कितना वो लंबा चौड़ा है, उसके फेशियल फीचर्स कैसे हैं। जब वो लोगों के बीच में खड़ा होता है, क्या आप ऑब्वियसली देखकर बता सकते हो कि एक हायर क्वालिटी मेल है, और अगर आप इसके साथ अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करोगे तो वो भी हायर क्वालिटी का होगा। सेकंड इज सोशल इंटेलिजेंस, यानी जब भी उस लड़के को डोमिनेट करता है कोई, तब वो वापस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो दबकर बैठ जाता है या फिर उसको पता है कि रिप्लाई कैसे करते हैं। थर्ड इज हिज रिसोर्सफुलनेस, यानी उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, और क्या वो अपने फाइनेंसेस को, अपने रिसोर्सेस को आपके साथ शेयर भी करना चाहता है, या फिर क्या वो बंदा कंजूस है। जैसे एक रिसर्च में सेम आदमी की दो तरह से फोटो ली गई। पहली फोटो में वो एक बहुत एवरेज गाड़ी के आगे बहुत एवरेज से कपड़े पहन के खड़ा हुआ था, जबकि दूसरी फोटो में उसने एक बहुत एक्सपेंसिव सा सूट पहना हुआ था और वो बेंटली गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। लड़कियों से पूछा गया कि तुम्हें दोनों में से कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो लड़कियों ने सेम आदमी को तब ज्यादा अट्रैक्टिव बोला जब वो एक बड़ी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ था। इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं द लग्जरी कार इफेक्ट। हाउएवर फीमेल्स हर केस में लड़कों के पैसों को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, कई केसेस में वो लड़कों की बाकी खूबियां भी देखती हैं। बट इसके पीछे की वजह क्या है, समझते हैं पॉइंट नंबर 2 में। इटली के राजा नेपोलियन बोनापार्ट बोलते थे, पावर इज नेवर गिवन, इट्स टेकन। और पावर तक अक्सर वो लोग नहीं पहुंच पाते जो सबसे ज्यादा सुंदर या फिर समझदार होते हैं। पावर तक वही लोग पहुंच पाते हैं जो मासेस को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। उन्होंने खुद को ट्रेन करके अपनी स्पीच, अपने वर्ड्स और अपने प्रेजेंस को ऐसा बना लिया होता है कि हर कोई इमीडिएटली ये पकड़ पाता है दैट ही इज अ लीडर। मैंने दुनिया के कई सबसे फेमस लोग जैसे नेपोलियन, रस्पुतिन, ओशो और हिटलर को स्टडी करके इनके हर सीक्रेट मेथड को 10 घंटे में कंडेंस कर दिया है। ये एग्जैक्ट वही सिस्टम है जिसने मुझे 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने, एक टेड स्पीकर बनने, हजारों क्लाइंट्स की जिंदगी बदलने और साइकोलॉजी की फील्ड में द गो टू गाय बनने में मदद की। Ladies and gentlemen, this is the God Mode, the ultimate workshop on communication, influence and power. तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल या इवन एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, जितना भी आप हार्ड वर्क करते हो और जो भी आपकी स्किल्स हैं वो मैटर ही नहीं करेंगी अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड गॉड टू गेट 50% ऑफ। द डुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी। आपने बहुत बार लड़कियों से ये सुना होगा कि हमें तो एक बहुत लॉयल, लविंग और स्टेबल पार्टनर चाहिए, लेकिन आपने उन्हीं सेम लड़कियों को बैड बॉयज को चेस करते हुए या फिर ऐसे लड़कों को फैंटेसाइज करते हुए देखा होगा जो उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते हैं। फीमेल्स का ये बिहेवियर आपको हिपोक्रिटिकल लगेगा जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि फीमेल मेटिंग प्रेफरेंसेस फिक्स नहीं होती। फीमेल्स दो तरह के मेल्स को चाहती हैं और दोनों मेल्स अलग अलग तरह की चीजों में अच्छे होते हैं। पहला मेल होता है द अल्फा मेल, जो फिजिकली काफी अट्रैक्टिव होता है, वो काफी डोमिनेंट होता है और उसके जीन्स ज्यादा फिट होते हैं। सेकंड मेल होता है द प्रोवाइडर, जो इमोशनली अवेलेबल होता है और वो रिलायबल होता है। कभी कभी ये दोनों क्वालिटीज सेम मेल में भी मौजूद होती हैं, लेकिन ज्यादातर होता क्या है, आपको मिलता है एक टॉक्सिक मेल जो कि हैंडसम होता है, या फिर एक ऐसा मेल जो इमोशनली अवेलेबल तो है लेकिन वो बोरिंग है। फीमेल्स इन दोनों में से किस क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करेंगी, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पर है, यानी वो यंग है या ओल्ड। बिकॉज एक यंग लड़की बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और उसको बहुत फर्क पड़ता है कि उसके आसपास के लोग उसको किस नजर से देखते हैं, जिस वजह से जिस भी लड़की की कम उम्र होती है वो यूजुअली फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और जेनेटिक क्वालिटी को ज्यादा महत्वता देती है। एक यंग लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसमें पोटेंशियल दिख रही होती है। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो आगे चल के कुछ बनेगा और जिसे कुछ बनने में वो मदद कर सके। बट धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे एक लड़की की एज बढ़ती है वो लड़कों को उनकी मां की तरह समझा समझा कर थक चुकी होती हैं, और इस उम्र में उनको एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो ऑलरेडी ग्रूम्ड हो। मैच्योर होने के बाद वो ये देखती है कि एक मेल मेरी नीड्स को समझे। वो बस एक बिना पर्सनैलिटी का सुंदर चेहरा नहीं चाहती, वो एक ऐसा मेल चाहती है जिसमें दिमाग भी हो और इमोशनल इंटेलिजेंस भी। अपने यूथ में एक फीमेल एक पंछी की तरह होती है जो बस उड़ना चाहती है। उसको नई नई हवा लगी होती है तो वो बस इस थ्रिल को कंटिन्यू रखना चाहती है, और उसको अपने आसपास भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उसको इस एडवेंचर में और ज्यादा मजे करा सके। बट धीरे धीरे जब वो पंछी उड़ते उड़ते थक जाता है तब उसको एक घोंसला बनाना होता है। शी वॉन्ट्स टू सेटल डाउन, बट सेटल करने के लिए वो एक ऐसे पंछी को तो पकड़ के नहीं ला सकती ना जो बड़ा होने के बाद भी अभी भी आवारा की तरह उड़ना चाहता है। तो इस पॉइंट पर उन्हें एक ऐसा पंछी चाहिए होता है जो रिलायबल हो और जो उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सके। यहां तक कि इस स्टडी में जब लड़कियों को एक साइड पर एक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, शार्प फीचर्स वाला और एक हाईली अट्रैक्टिव फेस दिखाया गया और दूसरी साइड पर एक सॉफ्ट और मॉडरेटली अट्रैक्टिव फेस, तब उनसे क्वेश्चन करा गया कि तुम्हें दोनों फेसेस में से ज्यादा रिलायबल कौन लगता है।
तब सब लोगों ने बार बार उसी फेस को सिलेक्ट किया जो उतना हाइपर मैस्कुलिन और हाईली अट्रैक्टिव नहीं था, मीनिंग दे वर रिजेक्टिंग द बैड बॉय व्हेन द प्रायोरिटी वाज सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। नंबर 2, हार्मोनल साइकिल्स, यानी क्या एक फीमेल अभी ओव्यूलेट कर रही है और उनकी बॉडी एक नया एग रिलीज करने वाली है, या फिर क्या उनका मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम चल रहा है। बिकॉज ओव्यूलेशन के समय एक फीमेल की फर्टिलिटी यानी उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और तभी इस समय पर वो फिजिकली अट्रैक्टिव और टिपिकली हॉट लड़कों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। इस समय पर अगर उनके पास कोई नाइस गाय जो दिल का बहुत अच्छा होता है वो जाए भी सही, तो वो उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। इसी वजह से तो लड़कों को जो डेटिंग एडवाइस दी जाती है उनको अक्सर ये बोला जाता है कि अगर तुम एक लड़की को अप्रोच करते हो और तुम्हें वो लड़की बिल्कुल भी भाव नहीं देती, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। बिकॉज इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लड़की अपने हार्मोनल साइकिल के मिडल में है, और अगर तुम उस लड़की को किसी दूसरे टाइम पीरियड में अप्रोच करोगे तो वो शायद तुम्हारे को एक बेटर रिस्पॉन्स देगी। अगर वो अभी मेंस्ट्रुएट कर रही है तो इस समय पर उसे एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कंफर्ट चाहिए। उसे एक ऐसा मेल चाहिए जो उसको समझे और उसके दर्द को कम करे। नहीं चाहिए उसको इस समय पर एक टॉक्सिक मेल और उसके साथ आने वाली इमोशनल वॉलेटिलिटी, चाहे वो कितना मर्जी अट्रैक्टिव ही क्यों ना हो। नंबर 3, उनका अटैचमेंट स्टाइल, यानी क्या एक फीमेल का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है, अवॉइडेंट या फिर एंग्शियस। अगर एक फीमेल एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल रखती है तो उसका मतलब यह है कि वो कॉन्स्टेंटली लोगों को चेस करना चाहती है। उनके अंदर कॉन्स्टेंट फियर रहता है कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ ये मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। तो इस फीलिंग को कंटिन्यू रखने के लिए वो एक मेल भी ऐसा प्रेफर करती है जो कहीं ना कहीं उनकी रीच से बाहर होता है और जो अनरिलायबल होता है। अगर एक लड़की अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखती है तो उसका मतलब यह है कि वो खुद के इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती, और तभी उन्हें अपना पार्टनर भी ऐसा चाहिए होता है जो खुद इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल हो और जो उन्हें उनकी स्पेस दे। थर्डली, अगर एक लड़की सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रखती है तो वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और इमोशनल मैच्योरिटी दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करती है। उन्हें एक ऐसा मेल चाहिए होता है जो फिजिकली मॉडरेटली अट्रैक्टिव हो बट उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो। बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्टैट्स ये बताते हैं कि एक ऐसा ही पार्टनर एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुशी ला पाता है। रीजन नंबर 3, रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी। ज्यादातर फीमेल्स के लिए एक हाईली अट्रैक्टिव मेल एक ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है एज कम्पेयर टू अ मॉडरेटली अट्रैक्टिव बट डिपेंडेबल मैन। बिकॉज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल केनमैन के हिसाब से किसी चीज को खोने का दर्द उसी सेम चीज को पाने की खुशी से ज्यादा पावरफुल होता है। यानी जितना दर्द आपको 100 रुपए खोने पर होगा उतनी खुशी आपको 100 रुपए मिलने पर नहीं होती है। ऐसे ही फीमेल्स के लिए एक गलत पार्टनर चूज करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज एक ऐसा पार्टनर अनरिलायबल हो सकता है, उनको धोखा दे सकता है, या फिर उनके घर और मन की शांति खराब कर सकता है। इसी वजह से हर लॉन्ग टर्म पार्टनर को असेस करते टाइम एक फीमेल अपने माइंड में ये क्वेश्चन करती है कि क्या ये मेरे साथ लॉयल रहेगा, क्या ये मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, क्या ये मुझ में अपने इमोशंस और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेगा, या क्या ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा जब मुझे इसका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर एक मेल हाईली अट्रैक्टिव है लेकिन वो रिस्की सिग्नल्स दिखा रहा है, जैसे वो फीमेल से फ्लर्ट करता है, उसे फीमेल अटेंशन बहुत पसंद है, वो पूरे दिन कहाँ था ये सच भी नहीं बताता और रैंडमली वो कहीं भी गायब हो जाता है, तो उसका ये बिहेवियर फीमेल्स के माइंड में उसकी अट्रैक्टिवनेस को डीवैल्यू करता है। जैसे एक स्टडी में 2 साइकोलॉजी प्रोफेसर्स ने 12 मेल्स और 12 फीमेल्स को लिया। हर 4 मिनट की डेट के बाद एक सीटी बजती और लड़के अगली टेबल पर चले जाते जब तक हर लड़का हर लड़की से मिल नहीं लिया। हर डेट के बाद पार्टिसिपेंट्स को एक क्वेश्चनर दिया गया जहां उनसे यह पूछा गया कि जिस इंसान से तुम अभी मिले वो तुम्हें कितना पसंद आया और क्या तुम उसे डेट करना चाहोगे। इसके बाद रिसर्चर्स ने सारे डेटा को एनालाइज करा सोशल रिलेशंस मॉडल की मदद से। सोशल रिलेशंस मॉडल हर रिस्पॉन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमन क्वेश्चनर में बताता है कि उसे सिमरन काफी अच्छी लगी, तो इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कि अमन को ऑन एवरेज वहां पर मौजूद हर लड़की पसंद आई बिकॉज वो एक नाइस गाय था। इसे बोलते हैं एक्टर इफेक्ट। दूसरी वजह हो सकती है सिमरन अपने आप में बहुत ज्यादा लाइकेबल और अट्रैक्टिव थी और हर किसी को ही सिमरन पसंद आई। इसे बोलते हैं पार्टनर इफेक्ट। और तीसरी वजह हो सकती है अमन और सिमरन की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी और उन दोनों के लिए उनकी इंटरेक्शन सबसे यूनिक थी। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप इफेक्ट। हर डेटिंग इवेंट में इन तीनों फैक्टर्स की परसेंटेज अलग होती है। अगर एक डेटिंग इवेंट ऐसा था जहां पर एक्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसका मतलब यह है कि उस इवेंट में लाइकर्स बहुत ज्यादा थे और उनको जनरली हर कोई बहुत पसंद आ रहा था। अगर एक इवेंट में पार्टनर इफेक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसका मतलब यह है कि उस इवेंट में कई लोग ऐसे थे जो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिजायरेबल और अट्रैक्टिव थे। और अगर एक डेटिंग इवेंट में रिलेशनशिप इफेक्ट ज्यादा है, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर मौजूद हर किसी के लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हैं और उन्हें सिर्फ वही इंसान पसंद आ रहा है जो उनकी नीड्स को पूरा कर रहा है। इन डेटिंग इवेंट्स में ऑन एवरेज 20% पार्टनर इफेक्ट होता है, 20% एक्टर इफेक्ट और 60% रिलेशनशिप इफेक्ट। यानी जहां शुरुआत में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर कोई पसंद आ रहा होता है,
कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक इंसान जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और पॉपुलर होता है वो बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन जिस पॉइंट पर इन लोगों को इनफ इंटरेक्शन का टाइम दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि 4 मिनट से ज्यादा आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, तब सामने वाले की अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस एकदम से गिर जाती है और लोग ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं फॉर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन जो उन्हें मिलती है सिमिलर ट्रेट्स यानी गुणों के मिलने से। सिंपल वर्ड्स में बोले तो फीमेल्स का प्राइमरी क्वेश्चन यही होता है कि मैं एक बॉयफ्रेंड को चुनूं या फिर एक पति को, और स्टैट्स हमें बार बार यही बताते हैं कि एक फीमेल जो एक लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिज में होती है वो एक ऐसे ही मेल को चूज करती है जो जीन्स और पर्सनैलिटी दोनों से ही अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है और खुद को ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाना है तो ज्वाइन करो हमारी वर्कशॉप गॉड मोड, जिसका लिंक और डिस्काउंट कूपन दोनों डिस्क्रिप्शन में है।